दोस्तों आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी यानी कि इल्म नजूम पर, जिसे ज्योतिष भी कहते हैं। क्या ये वाकई में काम करती है या फिर ये एक स्कैम है, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया, उनसे पैसे निकलवाने का एक ज़रिया। वैसे तो आपके जहन में सवाल आया होगा कि मैडम आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आप कैसे एस्ट्रोलॉजी पर बात कर सकती हैं। साइकोलॉजी के अलावा मैंने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी है, मुझे ज्योतिष का भी इल्म है, और यही वजह है कि ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि वो लोग जो इल्म नजूम के चक्कर में या एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागते हुए लाखों रुपए ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स पर खर्च करते हैं जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं। और क्या ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये वाकई में काम करती है या नहीं करती है, इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ख़यालात से एग्री करें, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं आप। दोस्तों जैसे बाकी के अलूम होते हैं, इल्म होते हैं, साइंस के डिफरेंट अलूम, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी भी एक इल्म है। और जब आप इसको पढ़ेंगे एक इल्म की तरह तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इल्म क्या है और ये काम कैसे करता है। एस्ट्रोलॉजी दो किस्म की है, एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है जिसे मगरबी इल्म नजूम कहा जाता है, और एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जो कि इंडिया में है, हिंदुज़म के इल्म पर मुबनी है। और मैं जिस एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ, जिसको मैंने पढ़ा है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं ईस्ट में रहती हूँ, मशरिक़ में रहती हूँ, तो मशरिक़ की एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा मुझे बेहतर लगी बनिस्बत मगरिब की एस्ट्रोलॉजी के। हालांकि दोनों एस्ट्रोलॉजीज़ में राहु केतु जो कि दो प्लैनेट्स हैं जिनका मैं आगे चलकर जिक्र करूँगी, इसके अलावा और सन साइन और मून साइन वाले डिफरेंस के अलावा कुछ इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। जो एस्ट्रोलॉजी हमारे मशरिक़ में है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो मगरिब की एस्ट्रोलॉजी से मुख्तलिफ है। और जो भी यहाँ पर पाकिस्तान में आपको नजूमी नज़र आते हैं, उन्होंने भी वही इल्म नजूम सीखा होगा जो या तो मगरिब से है, और ज़्यादातर ने जाहिर सी बात है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी, ज्योतिष पढ़ी होगी, और वो उसी का इस्तेमाल करते हैं क्लाइंट्स को डील करने में। इल्म नजूम पर एक बहुत ही मशहूर किताब है और उसका नाम है लाल किताब, जो कि उर्दू में लिखी गई है। तो बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उस किताब का सहारा लेते होंगे एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए। जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताती चलूँ कि इसमें होता क्या है। एस्ट्रोलॉजी में आपको अपने बारे में जानने के लिए या फिर अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर समझने के लिए एक बर्थ चार्ट बनाना होता है, और उस बर्थ चार्ट को बनाने के लिए कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं आपकी, जिसमें आपकी पैदाइश का वक्त, आप किस दिन पैदा हुए और कौन सा साल था। ये वो डिटेल्स हैं जिसकी बुनियाद पर आपका बर्थ चार्ट बनता है। हर इंसान के बर्थ चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं, 12 घर होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 सयारे होते हैं, और 12 ज़ोडिक साइंस, जिसमें ये एरीज, एक्वेरियस इसको आप लोग कहते हो ना, ये जो 12 साइंस हैं ये उन 12 घरों में इक्वली डिवाइडेड होते हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स और डीप है कि उसमें फिर 27 नक्षत्र भी होते हैं, फिर उसमें आपकी दशाज होती हैं, अंतर दशाज होती हैं। तो ये वो तमाम तर टर्म्स हैं जिसका उर्दू तर्जुमा भी मौजूद है लाल किताब में, बहुत ही मशहूर किताब है एस्ट्रोलॉजी की, और मेरे ख्याल से लाहौर म्यूज़ियम में वो किताब पढ़ी हुई है। लेकिन इसको संस्कृत की ज़बान में, जो मैंने अभी वर्ड्स आपके सामने यूज़ किए, इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सब के ज़रिए, इस सब का इल्म हासिल करके आप किसी भी इंसान के बर्थ चार्ट को देखकर उसके मुतालिक उसे बता सकते हैं कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसका पास्ट भी उसे बता सकते हैं। दोस्तों इल्म नजूम में अगर किसी इंसान ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ रखी है तो वो आपको उस इल्म के ज़रिए थोड़ा बहुत ये तो बता सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन जो असल आर्ट है एस्ट्रोलॉजी में वो है प्रिडिक्शन, पेशन गोई करना कि आपके साथ मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, या फिर आपको आपके माजी के बारे में बताना। ये बहुत बड़ा आर्ट है और ये यकीनन हर एस्ट्रोलॉजर के बस की बात नहीं है। वैसे ही जो प्रिडिक्शन है, जो पेशन गोई है ना, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में नहीं होती, साइकोलॉजी में भी होती है। हम भी प्रिडिक्ट ही करते हैं बिहेवियर्स को, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को। साइंस में भी, साइंस की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, डिज़ायर है, वो यही होती है कि वो प्रिडिक्ट कर सके, वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके। और सबसे बढ़कर दोस्तों हमारा दिमाग, हमारा जो ब्रेन है, ये एक प्रिडिक्शन मशीन है। इसका काम ही पेशन गोई करना। इसके पास जो भी डाटा होता है ना, ये उसको इकट्ठा जो इसके पास हुआ है ये फटाफट कैलकुलेशन करता है और हमें बताता है कि हमें आगे क्या करना है या फिर आगे क्या होने वाला है या हम क्या चाहते हैं।
तो ये जो प्रिडिक्शन है, जो पेशन गोई करना है, ये कोई सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का काम नहीं है, ये मुख्तलिफ अलूम भी यही करना चाहते हैं, वो यही करते हैं। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष का इस्तेमाल आज से पहले आम आवाम के लिए नहीं होता था। अगर आप कभी हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल ना राजा महाराजा किया करते थे अपने लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। और वहाँ पर जो सबसे काबिल एस्ट्रोलॉजर्स होते थे वो बादशाह या राजा महाराजा के दरबार में होते थे और वो उनको गाइड करते थे। आज के दौर में एस्ट्रोलॉजर्स की ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है। आज के दौर में आपके लाइफ कोच हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, आपके मसलों के मुतालिक बात करते हैं। तो अब पहले ये सिर्फ एक इल्म था एस्ट्रोलॉजी, लेकिन आजकल इतने सारे अलूम आ चुके हैं जिनके ज़रिए आप अपने आप को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी का रुख उस तरफ बदल सकते हैं जहां आप बदलना चाहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी यही करती थी कि राजा महाराजा भी अपने आप को समझने के लिए और फ्यूचर में क्या होने वाला है इस बात को जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। अब जाहिर सी बात है, जो एस्ट्रोलॉजर्स राजा महाराजा के पास थे वो आम आवाम को तो मैसर नहीं हो सकते। जी हाँ, जिस किस्म के आप इंसान होंगे, जो आपकी क्लास होगी, जो आपका स्टेटस होगा, उस हिसाब से ही आपको साइकोलॉजिस्ट भी मिलेगा और उस हिसाब से आपको एस्ट्रोलॉजर भी मिलेगा। दोस्तों, प्रिडिक्शन करना कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। वैसे प्रिडिक्शन इंसान कर सकता है। किसी भी इंसान के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो, आपको उसकी हरकतें पता हो, उसकी सोच, उसकी रूटीन, तो मेरे ख्याल से उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, नशा करता है, तो उसका क्या फ्यूचर है, इसको देखने के लिए हमें ना उसका बर्थ चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि उसका क्या फ्यूचर है। अगर आपका अफेयर है और आप शादीशुदा इंसान हैं तो आपको उसके लिए अपना बर्थ चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपकी शादी का क्या अंजाम होगा। तो इस किस्म की प्रेडिक्शंस तो हम, जो करंट सिचुएशन है आपकी, जो प्रेजेंट सिचुएशन है और थोड़ी बहुत पास्ट की इन्फॉर्मेशन अगर आ जाए तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी इंसान का फ्यूचर कि अगर इसने अपने ये एक्शन नहीं बदले तो इसके साथ ये हो सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा आर्ट ये है ना कि आपके बारे में कुछ भी जाने बगैर कोई एस्ट्रोलॉजर आपका बर्थ चार्ट देखे और आपको बिना कुछ कहे आपके पास्ट और आपका प्रेजेंट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए, तो समझ जाएं कि वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। क्योंकि जो इस किस्म के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, उनके पास बहुत सारा डाटा होता है, उन्होंने बहुत सारे बर्थ चार्ट्स देखे होते हैं। क्योंकि है तो ये इल्म तो है ना, किसी ने बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, कोई डाटा, कुछ ना कुछ रिसर्च तो उसने भी की होगी ना, तभी तो ये इल्म बनाया है। तो इस इल्म की बुनियाद पर जब किसी के पास बहुत सारा डाटा होता है, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है और उसके बाप दादा से उसने ये सब सीखा होता है, तो वो इंसान आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट या आपका फ्यूचर किसी न किसी हद तक प्रिडिक्ट कर लेता है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती हमारे पास कि वो जो प्रिडिक्शन कर रहा है वो 100% दुरुस्त होगी या नहीं। क्योंकि हम इंसानों की जो प्रिडिक्शन है उसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, हो सकते हैं और होते रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ये आम आवाम को बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं और आम आवाम क्यों इनके हाथों बेवकूफ़ बन जाती है, और आप बेवकूफ़ बनने से अपने आप को कैसे रोक सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में ना बेवकूफ़ बनाने वालों की कमी नहीं है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स नहीं, हर वो इंसान आपको बेवकूफ़ बनाने बैठा है जो आप में दो इमोशंस को देख ले। ये जो दो इमोशंस हैं ना, अगर आप में ये मौजूद हैं और आपको इनके बारे में पता नहीं है और आप इन दो इमोशंस के प्रेशर में आकर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपका फ़ायदा ही उठाया जाएगा। सबसे पहला इमोशन है ग्रीड, लालच, और दूसरा फियर, खौफ। ये दो ऐसे इमोशंस हैं ना कि जिसके ज़रिए या जिसको मैनिपुलेट करके एस्ट्रोलॉजर नहीं, कोई भी इंसान आपकी जेब से पैसा निकाल सकता है, आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो यहाँ पर अगर आप एस्ट्रोलॉजर को गालियाँ देने की बजाय थोड़ा अपने अंदर गौर करेंगे कि आप कौन से इमोशंस की वजह से किसी एस्ट्रोलॉजर को रीच आउट कर रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ बनने से बच सकते हैं। अगर आपके अंदर लालच है और आप ये देखना चाहते हैं कि मैं सब कुछ कैसे अचीव कर सकता हूँ, पता नहीं एस्ट्रोलॉजर मुझे ऐसा क्या बता देगा, ऐसी कौन सी रेमेडी मुझे मिल जाएगी कि मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा, तो अगर ये आपकी इंटेंशन है तो इस इंटेंशन को एस्ट्रोलॉजर भी सूंघ लेता है। फिर आप तैयार रहिएगा मैनिपुलेट होने के लिए और एक्सप्लॉइट होने के लिए। या फिर आपके अंदर खौफ है
डर है और आप किसी ऐसी हालत में उसके पास गए हैं कि जब आप बिल्कुल टूटे हुए और बिखरे हुए इंसान हैं, तो याद रखिएगा कि आपके खौफ का, आपके उस बिखरे हुए रवैये का, एटीट्यूड का हर कोई फ़ायदा उठा सकता है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं। और जैसे कि मैंने इस वीडियो में कहा कि इल्म नजूम जो है ना, वो बादशाह, राजा, महाराजा के लिए हुआ करता था। और बादशाह और राजा महाराजा जो होते हैं ना, ये बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ये डर, खौफ, लालच में एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते थे। अभी तो खैर राजा महाराजा का दौर नहीं है, उस टाइम की बात कर रही हूँ। ये बड़े इमोशनली मजबूत लोग होते हैं। आपने पूरी रियाया चलानी है, आपने पूरी सल्तनत चलानी है। आप लालच और खौफ में घिरे हुए नहीं हो सकते, आपको उन इमोशंस को प्रोसेस करना होता है। तो एस्ट्रोलॉजी दरअसल ऐसे लोगों के लिए हुआ करती थी। फिर बाद में ये आम आवाम के पास आई। तो जब आम आवाम के पास आई, और ये एक ऐसा इल्म है कि जिसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो जिसका जो दिल करता है बैठ जाता है और आपको परेशान करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आपकी गलती ये है कि आपको क्विक सॉल्यूशंस चाहिए। जिस इंसान को ज़िंदगी में क्विक सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, उसको सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं, साइकोलॉजिस्ट भी बेवकूफ़ बना सकता है। उसको अपने घर वाले बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपने दोस्त बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो खुद भी खुद को बेवकूफ़ बना सकता है। जी हाँ, इस दुनिया में शॉर्टकट्स और क्विक सॉल्यूशंस नहीं होते। आपको कुछ भी करना है, आपको पूरा एक प्रोसेस, उस प्रोसेस से गुजरना होगा। पूरी जर्नी होती है और अपने सारे इमोशंस को प्रोसेस करना होगा आपने। ऐसे 2 सेकंड में आपकी तबाहकारियाँ, आपका फैलाया हुआ रायता कोई भी ठीक नहीं कर सकता। जिन लोगों को फौरी हल, फौरी आराम चाहिए या फौरी तलब पूरी होनी चाहिए उनकी, तो ऐसे लोग जो है ना, वो खड्डे में ही गिरेंगे। उनका यही अंजाम होगा कि उनसे पैसे लूटे जाएं और उनको बेवकूफ़ बनाया जाए। मैं चाहती तो इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजर्स को भी गालियां दे सकती थी, हालांकि वो डिज़र्व करते हैं, और उनके काले सच, काले कारनामे और करतूत सामने ला सकती थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो काम करें जो प्रैक्टिकल है और जिसको करने के बाद आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट आएगा। और वो प्रैक्टिकल काम ये है कि एस्ट्रोलॉजर तो है ही ऐसे बदतमीज़ किस्म के, जाली, नकली, फेक। लेकिन आप अपने ऊपर गौर करें, अपनी अदाओं पर आप भी गौर करें, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल इम्पैक्ट तभी आता है जब आप अपने ऊपर गौर करते हैं, ना कि लोगों के ऊपर। अब इस सवाल की जानिब आते हैं कि जो सयारे हैं, जो प्लैनेट्स हैं, ये असर करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या ये आसमान वाले प्लैनेट हैं जिनका हम पर असर पड़ रहा है? दोस्तों, मैंने आम इल्म नजूम की किताब से लेकर बहुत हाई फाई इल्म नजूम की किताब को भी पढ़ा, और जो मैंने सीखा इन सयारों के बारे में, इन प्लैनेट्स के बारे में, और जो इल्म नजूम का जो रियल एसेंस है उसके बारे में, वो यही था कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, ये कुछ बाहर से आप पर कुछ असरअंदाज नहीं हो रहा। ये जो प्लैनेट्स हैं, ये एनर्जीज़ हैं, ये तवानाइयाँ होती हैं, और ये जो तवानाई है ये हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ तरीके से पाई जाती है। और एस्ट्रोलॉजी का जो मकसद है, आपको उस तवानाई से रोशनास कराना, आपको बताना कि आपकी ये तवानाई जो है ना, जो आपकी एनर्जी है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत वायलेंट है, या बहुत ख़राब है, इसको ठीक करें, इसको बेहतर करें। इसकी मिसाल मैं आपको अपने बर्थ चार्ट से दूंगी। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू की ना, तो उससे पहले ही मैं अपने काफ़ी सारे मसले हल कर चुकी थी। मैं साइकोलॉजी पढ़ चुकी थी, मैंने यूंग को पढ़ा, और मुझे कार्ल यूंग के जो उनकी जो थ्योरीज़ हैं साइकोलॉजी की, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें ना सॉर्ट आउट कर चुकी थी। तो मेरा बर्थ चार्ट जब मेरे सामने आया, तो उस बर्थ चार्ट पे मेरा जो लगन है, जो फर्स्ट हाउस है मेरा, उसके अंदर जो ज़ोडिक साइन था वो था एरीज़। अब एरीज़ एक ज़ोडिक साइन है, और उसका जो लॉर्ड होता है, उस ज़ोडिक साइन को जो लीड करता है, चलाता है, उस प्लैनेट का नाम है मार्स, मंगल। अब मार्स एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसी एनर्जी है जिसका काम होता है एक्शन, पैशन, असर्टिवनेस, डोमिनेंस, लीडरशिप, वायलेंस, वॉरियर, फाइटर, ये सब चीज़ें मार्स में आती हैं। अब देखिए, मार्स एक एनर्जी है जो कि वायलेंस भी कर सकती है, लेकिन एक्शन भी है, पैशन भी है, एम्बिशन भी है। तो अगर आपकी जो एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी, इसको मैस्कुलिन एनर्जी ही बोलते हैं, अगर वो बहुत वायलेंट है, फाइट करती रहती है, एग्रेसिव है, लड़ती रहती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो एनर्जी ठीक नहीं है। आपको उस एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और उसको एक्शन, पैशन, वॉरियर, आपको फाइटर नहीं वॉरियर बनना है, आपको वॉरियर बनने की ज़रूरत है। तो
वो जो मार्स की नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदलने का नाम ही ज्योतिष है। आपको यही करना होता है कि जब आप अपने ऊपर गौर करते हैं, और इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी। मेरे सामने मेरा बर्थ चार्ट जब आया तो मेरे लिए वो कितना एक्साइटिंग नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें मैं जानती थी अपने बारे में और मैं वो ठीक भी कर चुकी थी। जैसे कि मेरी जो एनर्जी है मार्स की, वो बहुत वॉयलेंट थी, बहुत एग्रेसिव थी, बात बात पे गुस्सा, दूसरों से लड़ना, यही मेरी शख्सियत थी। तो वो जो मेरी एनर्जी थी एग्रेशन वाली, एंगर वाली, उसको मैंने चैनल किया एक्शन में, पैशन में, वॉरियर बन के, ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये चीज़ मैंने सीखी कार्ल युंग के फ़लसफ़े से, एनिमा और एनिमस से। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा एनिमस बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो भी नेगेटिव एनिमस है, लोअर लेवल का एनिमस है। तो मुझे अपने एनिमस को, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को, अपने मार्स को, मंगल को मुझे हायर लेवल पर लेके जाना चाहिए, ताकि मैं उसका बेहतर तौर पर फ़ायदा उठा सकूं, मैं अपनी लाइफ में एक्शन ले सकूं। क्योंकि मेरा सारा एनर्जी गुस्से में, एग्रेशन में जा रहा है, फाइट करने में जा रहा है। मुझे उससे एक्शन और पैशन में लगाना चाहिए, मुझे वॉरियर बनना है। तो ये पूरी एक जर्नी थी जिसमें थेरेपी ने मेरी बहुत हेल्प की। अपने आप को समझने के ना बहुत से तरीके होते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी अपने आप को समझ सकते हैं, साइकोलॉजी के थ्रू भी समझ सकते हैं। मैं साइकोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी की निस्बत ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, ज़्यादा अच्छा टूल समझती हूँ अपने आप को समझने का। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं ना, वो जो उनके प्लैनेट्स होते हैं, जो उनकी एनर्जीज़ होती हैं, जो उनकी पर्सनालिटी होती है, वो उसे बिल्कुल हतमा मान लेते हैं। वो कहते हैं ये फाइनल है। लेकिन साइकोलॉजी में आपको बाकायदा जो भी आपने अपने बारे में जाना, आप उसको बदलते हैं, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को अच्छे लेवल पर लाने की कोशिश करते हैं एक्शन के थ्रू, अपने इमोशंस को समझकर, अपने हालात को समझकर, आपके इश्यूज़ की, आपके प्रॉब्लम्स की साइंस को समझकर आप बेहतर तौर पर अपने आप को समझ सकते हैं और अपनी एनर्जीज़ को अच्छी जगह चैनल कर सकते हैं। तो ये जो सियारे हैं ये आपकी एनर्जीज़ हैं। मिसाल के तौर पर मार्स, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, मंगल, वो मैस्कुलिन एनर्जी है, एक्शन है, पैशन है, एग्रेशन है, वॉयलेंस है। वीनस एक फेमिनिन एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, कंफर्ट है, लग्जरी है, आराम है। राहु जो कि प्लैनेट तो नहीं है, एक शैडो प्लैनेट है। राहु का मतलब होता है अननोन, वो चीज़ें जो आप नहीं जानते, इल्यूजन, भ्रम। केतु अगेन एक प्लैनेट नहीं है, शैडो प्लैनेट है, लेकिन उसका काम होता है स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, वो आपको डिटैच होना सिखाता है। सैटर्न, जिसे शनि भी कहते हैं, सैटर्न क्या है? डिसिप्लिन है, डिले है, टाइम मैनेजमेंट है, हार्ड वर्क, मेहनत, ये सैटर्न है। मरकरी जो कि एक प्लैनेट है, एक एनर्जी है, और उस एनर्जी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, बिजनेस, इंटेलिजेंस, ये सब मरकरी में शामिल है। मरकरी एक एनर्जी है। सन, सूरज, आपकी पर्सनालिटी, आपका सेल्फ, आपका ईगो, आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, कैसा सेल्फ इमेज है आपका, क्या आपकी सेल्फ इस्टीम है, ये सब चीज़ें सन में शामिल हैं। मून, चांद, जी हाँ, ये एक ऐसी एनर्जी है जिसका मतलब होता है इमोशंस, आपके इमोशंस, आपका मूड। जुपिटर जो कि मेरा सबसे फेवरेट प्लैनेट है, इस प्लैनेट की जो एनर्जी है उसमें विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ, वेल्थ, ये सब चीज़ें शामिल हैं। आपकी मोरल वैल्यूज़ भी इसमें शामिल है। ये सारी एनर्जीज़ हर इंसान में मुख्तलिफ मिकदार में पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर मेरे बर्थ चार्ट में जो मेरा मून है वो ऐसी जगह पर उस घर में है, उस ज़ोडिक साइन में है कि जिसके मुताबिक मैं रिवेंज लेने के बारे में बहुत सोचती हूँ। मुझे चीज़ें लेट गो करने में ना बहुत दिक्कत होती है, और ये बिल्कुल सच है। मैं ऐसी ही थी। बर्थ चार्ट से पहले ही मैंने ये बात मालूम कर दी थी कि मैं अटैच हो जाती हूँ चीज़ों से, और मुझे लेट गो करने में बड़ा इशू होता है। तो मैंने सीखा लेट गो करना। और ये जो लेट गो करना होता है ना, ये आपको आपके बर्थ चार्ट से नहीं पता चलता। आपको मे भी कोई एस्ट्रोलॉजर बहुत मंझावा, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बोल दे कि तुम लेट गो करना सीखो, तो आप बोलेंगे कैसे सीखो, क्या करूँ? तो ये जो लेट गो करना होता है, ये आपको साइकोलॉजी सिखाती है। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है कि वो क्या है जो आप अभी तक लेकर बैठे हुए अपने अंदर, जिससे आप अटैच हो, और आप क्यों अटैच हो रहे हैं, क्यों आपके इमोशंस आपके काबू में नहीं है, क्यों आपको प्रोसेस करने नहीं आते। तो ये आपको साइकोलॉजी बहुत बेहतर तौर पर समझाती है, सिखाती है, थेरेपी खासकर। और जहाँ तक बात रेमेडीज़ की है, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो आपसे कहते हैं कि ये कलर पहन लो, इसको ये खिला दो, उसको ये कर दो, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई इशू है
तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई एक्शन सही नहीं है, आपकी कुछ परसेप्शंस जो है ना वो इवॉल्व नहीं हुए हैं, वो स्टक हैं, वो आउटडेटेड हैं, पुराने हैं, दकियानूसी हैं, ट्रॉमेटाइज्ड हैं, तभी आप स्टक हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी बहुत छोटी महदूद सोच है, आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हो। तो जब आप एक्शन अपना ठीक करोगे, अपने जो डीप आपके इश्यूज हैं उनको समझोगे, अपने परसेप्शंस, अपनी आइडियोलॉजीज़ पर गौर करोगे, तो वहाँ से रियल चेंज आएगा। बाहर मैं किस जानवर को कितना गोश्त खिला लूँ, उससे मेरी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है? मेरा एक्शन वही उल्टा सीधा है, काम मेरे सारे काले हैं, उल्टे हैं, लेकिन बाहर मैं गोश्त खिला रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो उससे मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब मेरे अमाल ही दुरुस्त नहीं हैं, जब मेरी मेंटल स्टेट ही दुरुस्त नहीं है, तो मैं कुछ भी कर लूँ बाहर से, अंदर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। अंदर का चेंज, इनर चेंज आपके अपने एक्शन से आता है, आपकी अपनी मेंटल क्लैरिटी से आता है। इस बात का जवाब कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है या नहीं करती है मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि नहीं करती तो क्या आप मान लेंगे? और अगर मैं ये कहूँ कि करती है तो भी क्या आप मान लेंगे? इस सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना होगा, और वो तब मुमकिन होता है जब आप खुद एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते और समझते हैं, उसकी गहराइयों में जाते हैं, उस इल्म को समझते हैं, और फिर आपको पता चल जाता है कि वो कितना काम करता है और कितना काम नहीं करता, उसमें क्या खूबियाँ हैं और क्या फ्लॉज हैं। तो जब तक आपने पढ़ा नहीं, आपने समझा नहीं, आपने देखा नहीं, आप मेरे कहने पर अगर अपना ओपिनियन बदलते हैं तो फिर आपको बहुत गौर करने की ज़रूरत है अपनी शख्सियत पर। अगर आप इल्म नजूम को नहीं मानते, ज्योतिष को नहीं मानते, तो और बहुत से ऐसे ज़राए हैं, ऐसे बहुत से अलूम हैं जिनके ज़रिए आप अपने आप को समझ सकते हैं। अपने आप को समझना ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए एक ही रास्ता बना हो। बहुत से लोग मुख्तलिफ़ रस्तों पर जाते हैं सेल्फ़ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ़ नॉलेज के लिए, अपने आप को समझने के लिए। तो जो रास्ता आपको सूट करता है, आप उस रास्ते पर जाकर सेल्फ़ नॉलेज को हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में मसाइल को हल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे दौर बदलता है वैसे वैसे नए नए उलूम आते हैं और वो पुराने उलूम की जगह लेने लगते हैं। यकीनन किसी ज़माने में एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही साइंटिफिक किस्म का और बहुत ही अमेजिंग इल्म रहा होगा, बहुत ही कीमती इल्म रहा होगा, लेकिन आज के दौर में ऐसे बहुत से उलूम आ चुके हैं कि जिनके ज़रिए आप हकीकत को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे जैसे दौर बदलता है वैसे वैसे नए उलूम पुराने उलूम को रिप्लेस करते रहते हैं। बहुत मुमकिन है कि आज से चंद 100 सालों बाद या फिर चंद हज़ारों सालों बाद जो लोग होंगे वो हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो सोच है, जो हमारा परसेप्शन है दुनिया के बारे में, उस पर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। जैसे कि आज हम एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ाते हैं, इल्म नजूम का मजाक उड़ाते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि हमारी आने वाली नस्लें साइंस का मजाक उड़ाएं, साइकोलॉजी का मजाक उड़ाएं और हंसें हम पर कि किस किस्म की चीज़ें पढ़ते थे ये लोग, ये क्या फजूल बेकार चीज़ों पे यकीन रखते थे ये लोग। तो याद रखिएगा कि चीज़ें इवॉल्व होती हैं, दुनिया इवॉल्व होती है, चेंज होती है, नई नई चीज़ें आती हैं, पुरानी रिप्लेस होती हैं। मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी पर इतना लंबा लेक्चर काफ़ी था, लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं यही कहूँगी कि किसी भी इल्म के बारे में कुछ भी बोलने से पहले थोड़ी मेहनत कर लिया करें और उस इल्म को पढ़ लिया करें कि वो है क्या, और फिर अपनी समझ, अपनी सोच की बुनियाद पर फैसला लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि किसी यूट्यूबर की किसी वीडियो को देखकर अंधाधुन भरोसा करते हुए उसके ओपिनियन को सच मान लें। तो थोड़ा मेहनत करना सीखें ज़िंदगी में और ख़ुद पढ़ें एस्ट्रोलॉजी को। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आगे चलकर मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी। ये जो 12 हाउसेस हैं ये क्या है, कैसे काम करते हैं, 12 ज़ोडिक साइंस के बारे में, 9 प्लैनेट्स के बारे में, बहुत ही मज़ेदार किस्म का गेम है ये। बिल्कुल वैसे ना जैसे चेस का गेम होता है, क्या उसमें वाकई में कोई रानी होती है, वाकई में कोई घोड़ा होता है? एक गेम है, सिंबल्स हैं, निशानियाँ दी गई हैं, नाम दिए गए हैं, एक गेम बनाया गया है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी भी एक गेम है। जैसे कि ज़िंदगी एक गेम है, वैसे एस्ट्रोलॉजी एक गेम है जिसमें कुछ प्लैनेट्स हैं जिनको नाम दिया हुआ है, जो कि एनर्जीज़ हैं। बाहर से किसी प्लैनेट पर का हम पर असर नहीं हो रहा, ये सब एनर्जीज़ हैं जो आपके अंदर हैं। वीडियो दोबारा बहुत लंबी हो रही, मैं दोबारा उसी पुराने वाले किस्से में जा रही हूँ। मेरे ख्याल से इसको यहाँ स्टॉप कर देना चाहिए और इंशाल्लाह दोबारा एस्ट्रोलॉजी पर बात करूँगी और थोड़ा बहुत आप लोग को भी सिखाऊंगी कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम आप लोग को कोई चार्ट भी दिखाऊंगी और थोड़ा सा फ़न करेंगे एस्ट्रोलॉजी को लेकर भी, ताकि आपको पता चले कि ये होता क्या है और इसको पढ़ते कैसे हैं। तो अभी यहाँ वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, बहुत लंबी कैसेट चल गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।